मनी एंड बैंकिंग चैप्टर तुम्हारा 6 मार्क्स का आता है। इजी यूनिट है लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। अगर तुमने अभी तक इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी या मनी एंड बैंकिंग चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है और अब तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं इकोनॉमिक्स में फेल ही ना हो जाऊं, मैं पास होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, तुमने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक करा है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं तुम्हारे को मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा। हो सकता है तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा, हो सकता है मेरा ये चेहरा तुम्हारे लिए नया हो, तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि क्या ये बंदा मेरे को मनी बैंकिंग या इकोनॉमिक्स में पास करवा पाएगा भी या नहीं करा पाएगा। तो यार मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं, बहुत प्यारे नोट्स लेकर आया हूं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं तुम्हारे को चीजें पढ़ाऊंगा और जो चीजें पढ़ाऊंगा ना, यही चीजें बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि भैया मुझे तो थ्योरी ही याद नहीं होती, मैं कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। तो यार मैं तुम्हें बता दूं, जो मैं नोट्स लेकर आऊं ना, इसमें ना मैं तुम्हारे को कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क करता जाऊंगा। जब भी नया क्वेश्चन नए आंसर पे हम पहुंचेंगे तो हर एक आंसर में ना मैं कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन करूंगा कि ये बस तेरे आंसर में होने चाहिए, बाकी तुम अपने आप भी बना लो चलेगा, लेकिन जो कीवर्ड्स मैं मार्क करूंगा उनको बस याद कर लेना और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अगर फुल भी नहीं मिले ना यार, इकोनॉमिक्स में भी स्टेप मार्किंग होती है, हाफ मार्क 1 मार्क कट भी जाएगा तो भी क्या दिक्कत है। 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है 5 ले आओ 4 ले आओ, पास तो हो जाएगा ना। तो मेरे तरीके से तुम 100% कंफर्म पास हो गए और इवन अगर तुमने सारी चीजें कर ली तो बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अगर भरोसा आ गया है तो शुरू करते हैं पढ़ना हम लोग एक साथ, और तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और भाई फेल होने के बारे में तो सोचना नहीं है, पास तो मेरे भाई तू पक्का हो जाएगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। इस चैप्टर में मिनिमम से मिनिमम, देखो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूं और इवन अंडरलाइन करके दूंगा, कीवर्ड्स वगैरह बताऊंगा, बट मिनिमम तुमने 2 क्वेश्चंस करने हैं। कौन से? एक तो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, और दूसरा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये 2 क्वेश्चन तो मिनिमम करके जाओगे। बट मेरी सजेशन ये रहेगी भाई, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे कर लो। अपनी लैंग्वेज कैसे बनानी है वो भी सिखाऊंगा, और क्या क्या वर्ड आपके आंसर में बस जरूर हो, ठीक है, वो वर्ड्स यूज कर लेना जो मैं अंडरलाइन करूंगा तुम्हारे आंसर में, बाकी अपनी लैंग्वेज में बना लेना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में स्टेप मार्किंग होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे को याद करना आसान हो, अपनी लैंग्वेज में बनाना आसान हो। देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं डिफाइन मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स मेजर्स। तो मनी सप्लाई क्या होती है, डेफिनेशन और मेजर्स। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि कितना यूजेबल मनी हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। इसमें ना 4 पार्ट्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। हमारे को M1 अच्छे से एक्सप्लेन करना है, M2, M3, M4 बहुत शॉर्ट में लिख कर आना है, M1 अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ वेरियस काइंड्स एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये लाइन, ये वर्ड लिखना है। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the people of country at a given point of time। ये point of time वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एक देश में लोगों के पास कितना पैसा है जो लिक्विड फॉर्म में जो वो खर्च करते हैं। अब तुम्हारे पास या मेरे पास कौन सा पैसा है, तुम खुद सोचो। हमारी जेब में कैश हो सकता है, ठीक है, हमारी जेब में कैश हो सकता है या सिक्के हो सकते हैं, ये हमारा पैसा है M1 का। दूसरा हमारे पास कैसा पैसा है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है जो हम डिजिटल मनी रखते हैं, ठीक है, जो हम यूपीआई से क्यूआर स्कैन करके पे करते हो ना, वो वाला पैसा है। उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको क्या बोलते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट। और जो तुम्हारे पास कैश पड़े उसको क्या बोलते हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। तो M1 में क्या आता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट जो डिजिटल मनी है जिससे हम क्यूआर स्कैन वगैरह करते हैं, प्लस ओडी, ठीक है। तो ये ओडी क्या होता है भाई, ओडी होता है दीज आर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई। ये भी लिक्विड होता है, ये भी यूजेबल मनी होता है जिसको हम इंस्टेंटली विड्रॉ करके पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये वाला जो ओडी है ये भी तुम्हारे M1 का पार्ट माना जाता है। अब यहां पर तुम्हें याद क्या करना है, देखो एक तो ये पॉइंट ऑफ टाइम वाली डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड इंपॉर्टेंट है। M1 थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, M1 में ये ओडी वाला पार्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। ये तुम्हें याद करना पड़ सकता है, ठीक है, ये तुम्हें याद करना पड़ सकता है। इसमें क्या याद रखना है कि भाई आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वही है जो यूजेबल मनी है जिसको विड्रॉ करके खर्च करा जा सकता है। तो ये फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा होता है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF और वर्ल्ड बैंक। ये पोर्शन वाला यार, ये स्लाइड पूरी याद करनी पड़ेगी,
रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज कैसे अपनी बनाओगे, ठीक है, सारा ही टेक्निकल है। तो M1 यहाँ तक है, यहाँ तक तुम्हारा M1 है। इसके बाद M2 M3 M4 है। इसमें जस्ट ये याद रखना है कि M1 तो इंक्लूडेड है M2 के अंदर, प्लस क्या है, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये याद करना पड़ेगा भाई। M3 में भी तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। नेट टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट होता है तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट, FD। तुमने सुना होगा घर वाले को कि भाई FD करा दी। FD मतलब पैसा कुछ टाइम तक हम यूज नहीं कर सकते, लॉक हो जाता है बैंक में, उसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। तो वो हो गया। M4 में याद है, M3 इंक्लूड कर लिया, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC एक्सक्लूड करना है। यार ये सारा ही याद करना पड़ेगा, ये रटने वाला पॉइंट है। मोटा मोटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा रटने वाला है, ठीक है, इसमें ज्यादा समझाने वाला भी कुछ नहीं है। तो इसको तुम जितना मैंने लिखा ये नोट्स ही हैं, इसमें से ही तुम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के तुम्हारा काम बन जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं तुम्हें एक बार ही समझा रहा हूं और इसका आंसर ना एग्जांपल फॉर्मेट में है, तो इसका आंसर तुम अपने आप बना सकते हो। थोड़ा बहुत जो याद करना है मैं तुम्हें बता दूंगा, मार्किंग कर दूंगा, बट पहले एक बार क्रेडिट क्रिएशन समझ लो। जिनको कच्चा पक्का याद है सारा मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, तुम्हारे को बहुत अच्छे से माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर यार कुछ एजम्पशन है कि एजम्पशन ये कमर्शियल बैंक जितने भी है, कमर्शियल बैंक का मतलब है जो तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC ICICI, सारे कमर्शियल बैंक्स है। तो पहली एजम्पशन तो ये है कि सारे बैंक्स को सिंगल यूनिट मानो। मान के चलो, तुम लोग ऐसे समझो जैसे मान लो पूरे देश में एक ही बैंक अकाउंट है, एक ही बैंक अकाउंट है, सबका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पूरे देश में सबका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फॉर एग्जांपल। तो एजम्पशन ये कि जितने भी बैंक है सबको सिंगल यूनिट मानो। दूसरी एजम्पशन ये है कि जितना भी पैसा आ रहा है, इनफ्लो जितना भी हो रहा है और जितना भी आउटफ्लो हो रहा है, सारा का सारा बैंक्स के जरिए हो रहा है। और बैंक्स कितने, एक ही बैंक है, मतलब ये नकद कुछ नहीं हो रहा, कैश के जरिए कुछ नहीं हो रहा, और सारा कैसे हो रहा है, डिजिटल मनी के थ्रू हो रहा है। मतलब मान लो अगर एक ही बैंक है, एक ही बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ए ने पैसा दिया बी को, ए ने पैसा दिया बी को, तो देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा माइनस हुआ है ए में से, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही पैसा बढ़ा है लेकिन बी के अकाउंट में, क्योंकि दोनों के अकाउंट्स कहाँ हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। या कोई भी बैंक है, हम मान के चल रहे हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक ही बैंक है और बस उसको बैंक ही बोल रहे हैं, कोई इसका नाम नहीं है, ठीक है। ये दो एजम्पशंस आपको पहले समझनी है। अब हम समझेंगे क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन ये है कि मान लो बैंक के पास, ठीक है, मान लो यही SBI ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस बैंक के पास 1000 रुपए आ गए, ठीक है, इस बैंक के पास 1000 रुपए आ गए, ठीक है, 1000 रुपए आ गए, किसी ने जमा कराए होंगे 1000 रुपए, सपोज करो ए ने जमा कराए 1000 रुपए, या किसी भी जरिए इनके पास 1000 रुपए पड़े, 1000 से कहानी स्टार्ट करनी है। अब बैंक क्या करेगा कि इसमें से ना बैंक को मल्टीप्लाई करना है ये पैसा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ना एक शर्त होती है LRR, कि बैंक पूरे 1000 को 1000 रुपए का लोन नहीं दे सकता, बैंक मल्टीप्लाई करता है, लोन देकर लोगों को लोन देगा, यही बैंक का काम होता है। बैंक के फोन नहीं आते, लोन ले लो भाई, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो लोन देगा किसी, जिसको जरूरत होगी किसी को तो देगा। तो LRR हम अपने क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे 20%, तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए भी 20% ले रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि बैंक के पास अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए है तो बैंक लोन की फॉर्म में 20% नहीं देगा, बाकी दे सकता है, ठीक है। और कैसे देगा, कैश किसी को नहीं देगा, डिजिटल मनी के जरिए ही लोन देगा। तो सपोज करो पहले 1000 रुपए था, तो अब 200 रुपए नहीं दे सकते, 200 रुपए हो गया रिजर्व, ठीक है, तो यानी कि इसमें रिजर्व कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। तो अब कितना लेंड करा जा सकता है, लेंड LEND लेंड कितना करा जा सकता है, 800 रुपए, ठीक है, तो 800 रुपए लेंड हो गया। अब ये किसी को दिया, मान लो किसी बी बंदे को दिया, तो अब यहाँ पे देखो मनी ना मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया। पहले बैंक के पास कितना था, 1000 था, अब उसी बैंक ने किसी को दिया 800 खाते में दिया, और कितने, हर किसी का खाता कहाँ है, उसी बैंक में। तो अब बैंक के पास पहले अगर 1000 रुपए थे तो अब बैंक के पास 1800 हो गए, समझ रहे हो। जैसे मान लो पहले ए ने जमा कराया 1000 रुपए, तो बैंक के पास कितना पैसा था, 1000 रुपए था। अब इसी 1000 में से 800 डिजिटली बैंक ने किसी को लोन दे दिया। तो अब देखा जाए तो बी का खाता भी इसी बैंक में, तो अब बी का खाता और ए का खाता दोनों को प्लस करोगे तो बैंक के पास अब 1800 रुपीज आ जाएंगे डिपॉजिट्स की फॉर्म में। अब लेकिन बैंक यहाँ रुकेगा नहीं, बैंक यहाँ पर कितना रिजर्व सेट करेगा, बैंक कहेगा चलो भाई 20% रिजर्व है, तो 800 का 20% होता है 160। तो अब हम क्या करेंगे, इस 800 में से 160 हम रख लेंगे, ठीक है, तो बाकी हम दे देंगे लोन की फॉर्म में। तो हम कितना दे सकते हैं आगे लोन, या कितना लेंड कर सकते हैं हम आगे, 540 कर सकते हैं, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। फिर इस 540 में हम लोग 20% रिजर्व रखेंगे, ठीक है, 20% रिजर्व करेंगे, और फिर से हम आगे लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके जितने भी है, मान लो ये सी के पास आया, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे जितने भी लोग हैं
ए का बैंक अकाउंट, बी का बैंक अकाउंट, सी का बैंक अकाउंट, सबका एक ही बैंक में खाता खुला है। तो बैंक के पास पहले अगर 1000 रुपए थे तो अब बैंक के पास कितने, 1000 प्लस 800 प्लस 540, और ये सिलसिला चलता जाएगा। और कहाँ तक चलेगा ये अभी हम आंसर में समझेंगे, लेकिन ऐसे बैंक्स पैसे को मल्टीप्लाई करता है। अब देखो आंसर समझते हैं। लैंग्वेज जो मैं अंडरलाइन करूंगा वो तुम्हारे आंसर में वो वर्ड्स जरूर होने चाहिए, बाकी तुम अपनी लैंग्वेज में बना लेना, ठीक है। सबसे पहले तो द मल्टीपल बाय विच डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज, ठीक है, ये तुम्हारे को याद रखना, ये डेफिनेशन है। कैसे पैसा बढ़ता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट से बढ़ता है, ठीक है। और दो फैक्टर कौन से भाई, एक तो बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए जो 1000 रुपए, मैंने तुम्हारे को अभी समझाया 1000 रुपए था, और लीगल रिजर्व रेशो जो हमने 20% ली थी, ये उनके दम पर ही क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे लिखे। अब प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मेकिंग टू एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है ये भी मैंने तुम्हें समझाई कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो क्या है, वन यूनिट, और उनको क्या बोला जाता है, बैंक्स, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सारे बैंकों को एक ही बैंक मानेंगे इसको समझने के लिए, और उसको क्या बोला जाता है, बैंक्स। तो ये जो अंडरलाइन किया कि भाई ये वन यूनिट तुम्हारे आंसर में होना चाहिए, और उनको टर्म क्या करा गया, बैंक्स। ये वर्ड्स, सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स तुम याद कर लेना, ठीक है। या मान लो जैसे तुम्हें याद करना है तो तुम्हारे माइंड में एक तो कहानी होनी चाहिए कि ये कहानी है क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और ये जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स है बस ये याद कर लेना, ठीक है। ये मन में दोहराओगे ना, और उसके बाद जब तुम आंसर लिखने की कोशिश करोगे ना अपनी कॉपी में, तुम देखना तुम ठीक ठाक आंसर फ्रेम कर लोगे। अब अगला देखो, अगली असम्पशन क्या है, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर राउटेड थ्रू द बैंक्स, ठीक है। सब कुछ बैंक्स के जरिए होता है, नकद कुछ नहीं होता, मैंने बताया था ना। दैट इज ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स। चेक्स क्या होता है, डिजिटल मनी, मतलब अगर किसी को चेक देंगे तो बैंक में ही पैसा बढ़ेगा ना। एंड द रिसीट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, मतलब बैंक में ही पैसा आ रहा है, तो डिजिटली पैसा रोटेट हो रहा है। अब देखो हमारी कहानी स्टार्ट होगी। जो मैंने तुम्हें कहानी समझाई थी ना, 1000 रुपए है, 200 रुपए रखने हैं, ये पूरा स्लाइड तुम अपने आप बना सकते हो, बस इसको एक दो बारी रीड करना। और यहाँ पर मैंने 540 बोल दिया था पहले, ये 640 है, ठीक है, ये 640 आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये पूरा पेज तुम अपने आप रीड करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो मैंने एग्जांपल पहले समझाया था ना, 1000 रुपए में से 800 बट दोबारा होगा लोन, फिर 800 में से 160 माइनस करोगे, 640 दिया जाएगा लोन की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा ये काम चलता जाएगा। अब इसमें जो मेन तुम्हारे को अपने आंसर में करके आना है ना, वो करके आना है ये टेबल। ये टेबल तुम्हारे आंसर में दिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझ लो, नहीं तो फिर उस टाइम दिक्कत आएगी। देखो 1000 है, 800 लोन में दिया तो रिजर्व कितना रखा था, 200, क्योंकि 1000 का 1000 लोन की फॉर्म में लेंड नहीं कर सकते। फिर 800 दिया, ठीक है, तो 20% पहले रखना है, फिर 640 लोन की फॉर्म में, 640 में से 128 रखा, फिर 512, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सिलसिला चलता जाएगा, ये सिलसिला चलता जाएगा, डॉट 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 ऐसे बनाना। और ये 5000 कैसे आएगा, ये 5000 आते हैं ये फॉर्मूला से, ठीक है, कि 1/LRR, 1/LRR, ठीक है। और इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना होता है इनिशियल डिपॉजिट से, ठीक है। 1/LRR को इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करना, जैसे इनिशियल डिपॉजिट था 1000, इसको मल्टीप्लाई करो 1/LRR, तो LRR कितना है 20%, तो 1000 इंटू 1 में 20%, तो 20/100 है, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 1 ज़र, ये 5 ज़र, तो 1000 इंटू 5 मतलब 5000। मतलब ये सिलसिला कब तक चलता जाएगा, जब तक 1000 रुपए से हम चले थे, जब तक टोटल पैसा बैंक के पास 5000 ना हो जाए, तब तक ये सिलसिला चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये 4000 और 1000 कैसे आएगा, ये ध्यान से समझ लो। 5000, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्या है, मान पहले ये कॉलम समझ लो, ये कॉलम क्या है 20%। जो भी आप यहाँ पे फिगर लिखते हो, डिपॉजिट्स में जो भी फिगर लिखते हो, उसका 20% यहाँ लिखते हैं, जैसे 1000 का 20% 200, 800 का 20% 160। तो सिमिलरली यहाँ पे 5000 का 20% आ जाएगा 1000। इस कॉलम में क्या लिखते हैं, इसका 80%, इसका 80%, तो यहाँ पे 5000 का 80% क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4000 1000 कैसे, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। ये टेबल बना के जाना, ये प्रैक्टिस करके ना, तुम्हारे आंसर में दिखना चाहिए। और ये 5000 की फिगर कैसे आई वो भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे को करके दिखा दिया। तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। अगला है डिफाइन सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पिछला क्वेश्चन जो मैंने तुम लोगों को कराया, इस वीडियो से अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ये 2 क्वेश्चन करके जाना, क्रेडिट क्रिएशन और एक ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ये दोनों तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कोई नहीं छोड़ना यार। और ये चैप्टर की वेटेज वगैरह तुम्हें बता दिया, 6 मार्क्स की है, तो 3 में आए, 6 में कहीं भी आए, इस क्वेश्चन को करके आना है। अच्छा, फंक्शंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारा करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे को डेफिनेशन दिख रही है, द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब सबसे ऊंचा, सुप्रीम, टॉप, ठीक है, ऑफ अ कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम। द डिजाइन एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी इज इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये याद करनी पड़ेगी, ये याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन हमेशा याद करना, वो अपने आप मत बनाना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं।
तो करेंसी अथॉरिटी में इस पॉइंट में सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है कि भाई जो हमारे देश में नोट छपते हैं वो कौन छाप रहा है, सेंट्रल बैंक छाप रहा है। अब यहाँ पे ना एक एमसीक्यू आता है कि जो तुम्हारा 1 रुपी कॉइन होता है, जो 1 रुपए का सिक्का होता है, वो हमारे देश में सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई नहीं छापता, वो छापती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है, तो इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है, तो ये ध्यान से याद रखना। अब देखो इसमें तुम्हारे को ये चीज याद रखनी है, वो बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी, मतलब अकेला बंदा यही है जिसके पास राइट है नोट छापने की, तो वो यही चीज यहां पर लिख रहा है। फिर बोल रहा है ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी, कि भाई जितने का भी वो करेंसी नोट छाप रहा है, ऐसे अंधाधुन प्रिंटिंग नहीं कर रहा, कोई फोटोस्टेट की दुकान नहीं लगा दी पूरा दिन नोट छाप दिया, ऐसे नहीं है। जितना भी नोट छप रहा है उसके इक्वल वैल्यू का गोल्ड या कुछ ना कुछ एसेट सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, तो ऐसे अंधाधुन नोट नहीं छापता, ये चीज तुम्हारे को पता होनी चाहिए। अब मेन जो तुम्हारे को यहाँ पे याद रखना है ना, वो करने हैं मेरिट्स। मेरिट्स तुम्हारे को याद रखना है, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। तो द मेरिट्स ऑफ इशूइंग करेंसी, सेंट्रल बैंक अगर नोट छापता है तो क्या बेनिफिट्स है। एक तो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, हर बच्चा सेम कपड़े पहन के जाए, यूनिफॉर्मिटी। तो यहां पर इसका मीनिंग ये है, मान लो अलग अलग बैंक अगर नोट छापते तो हो सकता है कुछ बैंक के नोट अलग तरीके के दिखते, ठीक है, कलर अलग होता, ठीक है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। तो एक ही संस्था, एक ही सेंट्रल बैंक ही अगर नोट छापेगा तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव स्टेट सुपरविजन का मीनिंग ये होता है कि सेंट्रल बैंक सुपरवाइज मतलब नजर रखता है, सुपरवाइज करता है, नजर रखता है, किन के ऊपर नजर रखता है, कमर्शियल बैंक, जितने तुम्हारे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बड़ौदा बैंक हो गया, इन सब पे हमारा सेंट्रल बैंक नजर रखता है कि ये अंधाधुन लोन तो नहीं बांट रहे, कहीं रिस्की लोन तो नहीं बांट रहे, कहीं ऐसे तो नहीं पब्लिक के ऊपर जबरदस्ती लोन दिए जा रहे कि इनकी कमाइयां बढ़े। तो सेंट्रल बैंक ना मेक श्योर करता है कि ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। तो ये मीनिंग है प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव स्टेट सुपरविजन। स्टेबिलिटी इन करेंसी एंड क्रेडिट कंट्रोल, अगर सेंट्रल बैंक देखता है भाई कि पब्लिक के पास नोट कमी है, यानी कि करेंसी कम सर्कुलेट हो रही है, तो वो करेंसी थोड़ी सी और छापेगा और देश की इकोनॉमी में करेंसी पंप करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा करेंसी है तो कोशिश करेगा कि करेंसी जैसे तैसे कम हो। ठीक है, तुमने देखा होगा ना सेंट्रल बैंक, पहले तुमने देखा होगा 2000 का नोट आता था, आज की डेट में 2000 का नोट कहाँ है, गायब है। तो वो कैसे गायब कर दिया, जैसे ही 2000 का नोट बैंक में पहुंचा तो बैंक से मतलब उन्होंने अपने पास वापसी बुला ली और पब्लिक के पास सर्कुलेट होने नहीं दिया। ठीक है, तो वो ऐसे कंट्रोल करता है, स्टेबिलिटी रखता है करेंसी में। इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ, तो भाई फेथ मतलब विश्वास है, पब्लिक को विश्वास है भाई सेंट्रल बैंक ने नोट छापा, मैंने नोट नहीं छापा, अगर मैं अपने घर में नोट छापूंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक छाप रहा है तो तुम्हें विश्वास है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू। कंट्री की 2 वैल्यू होती है, मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। ठीक है, मैं समझा इसलिए रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हें ना याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, समझना बहुत जरूरी है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब है, मान लो पहले 100 रुपए में कितने किलो चावल तुम खरीद पाते थे, मान लो पहले 100 रुपए में 5 किलो चावल आता था फॉर एग्जांपल। ठीक है, आज की डेट में 100 रुपए में 2 किलो ही चावल आता है। तो ये क्या है, करेंसी की इंटरनल वैल्यू, मतलब इंटरनल वैल्यू गिर गई, करेंसी हमारी कमजोर हो गई, रुपया कमजोर हो गया। एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब मान लो पहले $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज था, पहले $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज था, आज की डेट में $1 इक्वल्स टू 95 रुपीज है। तो यानी कि यहाँ पर भी ये होती है एक्सटर्नल वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पर भी रुपया वीक हो गया, यानी कि हमारा जो रुपीज है, हमारी जो करेंसी है वीक हो गई। तो मेरिट्स देखो, अब इसमें तुम्हें याद क्या करना है, मेरिट्स करके जाना यार, मेरिट्स करके जाना। और ये वाली लाइन बेशक तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक बेशक छोड़ सकते हो, ये दैट इज से लेकर ये वाला बेशक छोड़ सकते हो, और इससे पहले का तुम कर लेना। ठीक है, तो तुम्हारा पहला पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्या छोड़ना समझ आए ना, ये वाली चीज कह रहा हूँ, ये तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हें याद करना मुश्किल लगता है, तो ये बाकी तुम्हारे को जो दिख रहा है वो तुम्हें याद करना है। अगला देखो भाई, अगला है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, पहले सोचो तुम्हारा बैंकर कौन है, जिस बैंक में तुम्हारा खाता है वो तुम्हारा बैंकर है। मान लो तुम्हारा खाता स्टेट बैंक में है, किसी में भी है, ठीक है, तो वो तुम्हारा बैंकर हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का खाता इनमें नहीं होता, स्टेट बैंक में गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं होगा, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है आरबीआई में। ठीक है, तो आरबीआई क्या है, बैंकर है सरकार का। तो आरबीआई बैंक मतलब आरबीआई बैंकर की तरह भी काम करता है, साथ साथ आरबीआई सरकार के लिए एज एन एजेंट भी काम करता है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है। तो ये 3 चीजें तुम्हारे को याद करनी है इस आंसर में। ठीक है, तो मैं तुम्हें अंडरलाइन कर रहा हूं, द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये उसने स्टार्टिंग में मेंशन करा है। इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस, भाई अगर बैंकर है तो बैंकिंग बिजनेस तो करेगा ही। ठीक है, पैसे का आना पैसे का जाना, रिसीट्स एंड पेमेंट, भाई सरकार के पास पैसा आता कहां से, सरकार का प्राइमरी सोर्स पैसा आने का क्या होता है,
टैक्स कलेक्शन, ठीक है। तो सरकार के पास पैसा आता है, रिसीट्स मतलब पैसा आना। पेमेंट सरकार के खर्चे बहुत है, तुम्हें पता है सरकार के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इतना सारा स्टाफ है, सबको सैलरीज देनी हर महीने, तो ये सरकार का खर्चा है, ठीक है। तो ऐसे ये खर्चा है, ये पेमेंट है, ये अकाउंट होना चाहिए ना, कैसे पेमेंट करेंगे सबको, कैसे जो टैक्स का पैसा है कहाँ आएगा, ठीक है। तो कुछ अकाउंट होना चाहिए, तो वो अकाउंट कहाँ है, सेंट्रल बैंक के पास है सरकार का, ठीक है। तो ये चीज़ वो यहाँ बोल रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कभी पैसों की ज़रूरत है तो क्रेडिट उधार आरबीआई से ही मांग लेता है, ठीक है। जैसे मुझे उधार चाहिए तो मैं अपने स्टेट बैंक पे जाऊंगा, सरकार को उधार चाहिए तो वो अपने आरबीआई के पास जाएंगे। द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तक तो बैंकर वाली बातें थी कि ये सरकार का बैंकर है। अब है एज एन एजेंट। एज एन एजेंट इट कैरीज आउट ऑल द पॉलिसीज रिलेटिंग टू मनी सप्लाई एंड ट्रेड। ये नहीं याद हो रहा तो बेशक छोड़ देना, ये वाली लाइन बेशक छोड़ देना, ठीक है। ये वाली लाइन जो अभी फ्रेश अंडरलाइन की है बेशक छोड़ देना, नहीं याद हो तो सीधा लिखना इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेट, ठीक है। मान लो सरकार के ऊपर लोन है, डेट है, तो वो मैनेज कौन करेगा, वो आरबीआई ही मैनेज करेगी सरकार के बिहाफ पे। एजेंट का मतलब होता है किसी के बिहाफ पर काम करना। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, भाई फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होता है, तुम खुद सोचो। अगर तुम्हारा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो वो क्या एडवाइस करेगा कि तुम अपना पैसा कैसे मैनेज करो, वो यही सभी एडवाइस करेगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। अब आगे अगर तुम्हारे को याद आ जाए सच एज के बाद जितना तुम्हें याद आ जाए उतना लिख देना, ठीक है। नहीं याद आए तो यहीं तक भी तुम लिख सकते हो। अब मैं एक बार फ्रेश बता देता हूँ क्या क्या तुम्हारे को इसमें से याद करना है। अब जो तुम्हें दिख रहा है अंडरलाइन में या ये बॉक्स में, ये टर्म्स तुम्हारे आंसर में दिखनी चाहिए, बाकी तुम अपनी लैंग्वेज में बना लेना, इसको रीड करना, अपने माइंड में स्टोरी बिठाना। बट ये जो वर्ड्स जो मैंने किए हैं अंडरलाइन, ठीक है, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बैंकिंग बिजनेस, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये टर्म्स तुम्हारे आंसर में होनी चाहिए। अगला देखो क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। क्लियरिंग हाउस फंक्शन के लिए सबसे पहले ऐसा समझो, जैसे मान लो तुम्हारा अकाउंट मान लो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और तुम्हारे दोस्त का अकाउंट है मान लो HDFC में। तो तुमने, अगर तुम्हारा नाम ए है, तुमने अगर 1000 रुपीज़ अपने दोस्त को देना है तो तुम्हारे अकाउंट में से 1000 रुपीज़ माइनस होंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त के अकाउंट में 1000 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रांजेक्शन्स होती कैसे, अब ये ट्रांजेक्शन्स होती ऐसे हैं कि एक चीज़ आपको समझनी है, जितने भी बैंक है ना सबका खाता आरबीआई में होता है। जितने भी बैंक हैं, स्टेट बैंक, HDFC, जितने भी बैंक हैं सबका खाता ना आरबीआई में होता है। तो यानी कि अब इनका काम कैसे चल रहा है, मान लो सबका खाता कहाँ है, आरबीआई में। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन हमने ऊपर समझी, ये तुमने 1000 रुपये जो ट्रांसफर करे, तो आरबीआई के पास जैसे स्टेट बैंक का अकाउंट है ना, तो आरबीआई क्या करेगा कि मतलब आरबीआई के पास जो स्टेट बैंक का अकाउंट है ना, इसमें से आरबीआई क्या करेगा, 1000 रुपये काटेगा और HDFC में 1000 रुपये प्लस कर देगा। दोनों के अकाउंट्स, इन दोनों के कमर्शियल बैंक, ये दोनों कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स कहाँ पर हैं, आरबीआई में। तो आरबीआई में मतलब आरबीआई में जहाँ पे अकाउंट्स हैं वहाँ पे एक में 1000 माइनस होंगे, दूसरे में 1000 रुपये प्लस हो जाएंगे, और तुम्हें दिखेगा और तुम्हारे दोस्त को ऐसा दिखेगा कि तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट गया और तुम्हारे दोस्त के अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन इंटरनल ट्रांजेक्शन्स इन दोनों बैंक अकाउंट्स की कहाँ पर होती हैं, आरबीआई वाले बैंक अकाउंट में होती है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब इस आंसर में क्या क्या याद करना है, एक तो स्मूथ फंक्शनिंग होती है, स्मूथ वर्किंग होती है, ये टर्म याद कर लेना, ठीक है। दूसरा ये लाइन बस तुम्हारे आंसर में दिखनी चाहिए, पेमेंट्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर आर सेटल्ड थ्रू बुक एडजस्टमेंट। और ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाया ना, इसको तुम इंग्लिश में लिख देना, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे तुम इस वाले पॉइंट को याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। यार ये पॉइंट ना फ्री का पॉइंट है जो हमने अभी पहले पढ़ा ना, और इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा भी आगे कुछ पढ़ेंगे, सबका मिक्सचर ही इसमें लिखा हुआ है, समरी इसमें लिखे हुए। तो बेसिकली ये फ्री का पॉइंट है, तुम्हें इसमें याद भी कुछ खास नहीं करना अगर तुम सारा आंसर समझते हो तो यहाँ पे देखो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कीप्स अ पोर्शन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। हमेशा सेंट्रल बैंक थोड़ा सा पैसा कमर्शियल बैंक पे जितना होता है अपने पास रखता है, ताकि ये अनलिमिटेड पैसा लोन की फॉर्म में ना बांट दें। एंड प्रोवाइड्स देम विद द सेंट्रलाइज क्लियरिंग। सेंट्रलाइज क्लियरिंग जो अभी तुम्हें एग्जाम्पल समझाया था ना, स्टेट बैंक HDFC का, जो तुमने अपने दोस्त को 1000 रुपये भेजे, ये उसके बारे में बता रहा है। एंड रेमिटेंस फैसिलिटी। रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर। रेमिटेंस वर्ड का मीनिंग होता है ट्रांसफर, पैसे का ट्रांसफर वगैरह करना एक बैंक से दूसरे बैंक। तो सबके आरबीआई में बैंक अकाउंट्स होते हैं तो आसानी से इनको हो जाता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में नजर रखता है
थ्रू पीरियोडिक इंस्पेक्शन नजर रखनी इसलिए जरूरी है, ये अंधाधुंध लोन ना बांट दें, ठीक है, ये बड़ी दिक्कत होती है, फ्रॉड होने का डर होता है ना, तो सेंट्रल बैंक मेक श्योर करता है कि ये लोन सही तरीके से बांटे, ताकि ऐसा ना बाद में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए। इन शॉर्ट एज बैंकर टू बैंक्स, मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं इनका बैंकर बनकर सेंट्रल बैंक रहता है। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया में? आरबीआई। तो कैसे रहता है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ये भी पढ़ेंगे। क्लियरिंग हाउस पिछला पॉइंट था, इससे पढ़ लिया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इसी क्वेश्चन में आगे। अगला है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। देखो सेंट्रल बैंक मेक श्योर करता है कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है, ताकि प्राइजेस में स्टेबिलिटी रहे। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अच्छा, अब ये तो हेडिंग वाली लाइन हो गई, हेडिंग याद करनी हेडिंग तो भाई करनी है सभी पॉइंट्स में, जितने भी पूरे इकोनॉमिक्स में जहां भी पॉइंट्स हैं, जहां भी हेडिंग है, वो आपने याद करनी है। अब यहाँ पे देखो मेन तुम्हें याद क्या करना है भाई, यहाँ पे क्रेडिट अंडर प्रॉपर कंट्रोल, स्टेबिलिटी इन जनरल प्राइस लेवल, ये वर्ड तुम्हारे आंसर में दिखना चाहिए। और द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द क्रेडिट, कैसे कंट्रोल करता है? विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं? ये क्वांटिटेटिव ये रहे, क्वालिटेटिव ये रहे, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कौन से, ये याद करना है क्योंकि इस पे एमसीक्यू भी फॉर्म करा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी सहारा। आखिरी सहारा कौन है? मान लो कमर्शियल बैंक डूब रहा है, मान लो पीछे कभी न्यूज़ आई थी ना, तुमने अगर न्यूज़ हल्की से भी फॉलो करी हो, येस बैंक का बड़ा आया था न्यूज़ में कि येस बैंक डूबने वाला है, ठीक है। अगर कोई भी बैंक डूब रहा होता है तो उसकी मदद कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। और सेंट्रल बैंक कौन है हमारे देश में? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ मेन है। अब इसमें तुम अगर रीड करोगे ना तो तुम्हारे को यहाँ तक तो बहुत आसान लैंग्वेज लगेगी, ठीक है, यहाँ तक। तो इसको तुम रीड कर लोगे अपने माइंड में, 2-4 बारी रीड करोगे तुम्हें बैठ जाएगा। इससे आगे बेशक मुश्किल लग रहा है, याद मत करना, इतना जितना मैं बता रहा हूँ लिख लोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो बहुत बड़ा आंसर है, अगर ये 6 मार्कर्स में आया तो मैक्सिमम पॉइंट्स लिखना, ठीक है, और हेडिंग सबकी याद करके जाना। और दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कभी कभी क्या होता है स्पेसिफिक पॉइंट पूछ लेगा, बोलेगा भाई कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ही बताओ, सिर्फ यही बताओ। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप मान के चल रहे हो भाई 3 नंबर में ये सवाल आएगा तो मैं एनी 3 पॉइंट्स कर रहा हूँ, ऐसे मत करके जाना। कभी कभी स्पेसिफिक पूछ लेता है तो सारे पॉइंट्स करके जाओ। देखो इको में पास होने का ट्रिक यही है, सारा करके जाओ, चाहे कच्चा कच्चा करके जाओ, ठीक है, बहुत पक्का पढ़ के मत जाओ, ठीक है, बिल्कुल रटा रटा आंसर ना दो, बट मेजॉरिटी चीजें तुम्हें कवर करनी है। और इस वीडियो में 2 मेन सवाल जिनके आने की बहुत हाई चांसेस है वो मैंने तुम्हें बता दिए। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मेन जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था मैंने तुम्हें बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ बैंक रेट पॉलिसी एंड हाउ डज इट वर्क एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक रेट, रेपो रेट, ऐसे सब पे मैंने एक एक क्वेश्चन बना दिए। तो बैंक रेट क्या होता है भाई, तुम्हें ये समझना है। मान लो सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहा है? सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है हमारे कमर्शियल बैंक को, ठीक है, लोन दे रहा है। तो कुछ भाई जो भी लोन देता है कुछ तो ब्याज चार्ज करेगा, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखना, ब्याज चार्ज होगा, और ये लॉन्ग टर्म वाला लोन है, वहां पर बैंक रेट होता है। तो सेंट्रल बैंक अगर लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इस पे सारी गेम डिपेंड करती है। अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तुम खुद सोचो, अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो क्या तुम लोन लेना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। अगर इंटरेस्ट कम होगा तो तुम लोन लेना पसंद करोगे। तो ये चीज है सारी मेन। तो ये ऐसे वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ पे पहले तो बैंक रेट की डेफिनेशन है, और इसमें याद रख लेना लॉन्ग टर्म वर्ड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वर्ड नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज बीन एक्टिवली यूजिंग बैंक रेट पॉलिसी टू कंट्रोल क्रेडिट। बैंक रेट हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट में कुछ फर्क नहीं होता। रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है और जो तुम्हारा बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म होता है, बस यही फर्क है। डेफिनेशन भी सेम है, रेपो रेट छोड़ के मत जाना, बस शॉर्ट टर्म वर्ड लिख देना, पूरा आंसर ही सेम है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक विच लीड्स टू इंक्रीज इन लेंडिंग रेट्स बाय कमर्शियल बैंक्स। अब देखो ना, कहानी ये है, आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को। अगर कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन पड़ेगा तो आगे वो पब्लिक को भी लोन आराम से दे पाएगा। कमर्शियल बैंक को ही लोन महंगा पड़ेगा तो आगे वो पब्लिक को कैसे अच्छे से लोन देगा, क्योंकि पब्लिक भी पागल थोड़ी है भाई, ज़्यादा महंगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेगी, ठीक है। तो अगर बैंक रेट कम होगा तो लोन ज़्यादा बट पाएगा, बैंक रेट ज़्यादा होगा, ब्याज का रेट ज़्यादा होगा तो लोन कम बांटा जाएगा। तो ये इसी रीज़न है जिससे क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। इट डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स विच रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। जो क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक था ना,
कि लोन दे देकर क्रेडिट क्रिएशन कर करके या पैसा मल्टीप्लाई करा जा सकता है। ठीक है, लोन दे देकर पैसा मल्टीप्लाई करते हैं ना कमर्शियल बैंक, तो उस बारे में ये सारा इंटरेस्ट है। तो अब सिंपल सी बात याद रखना, ब्याज का रेट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है बैंक रेट वाला आंसर। नेक्स्ट देखो, रेपो रेट है, सेम सवाल है, बस रेपो रेट है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, पूरे आंसर में अगर जो तुमने पिछला आंसर देखे ना बैंक रेट पॉलिसी वाला, पूरे आंसर में बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म कर दोगे ना तो तुम सेम आंसर लिख सकते हो। मतलब कोई एक याद कर लो, तुम्हारे दोनों काम बन जाएंगे। बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म है वहाँ लॉन्ग टर्म था, बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट है तुम्हारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, कि इससे कैसे हो, देखो किसी में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं तुम्हें एक बार इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो तुम्हारा सेंट्रल बैंक है ये कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय सेल कर सकता है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बाय सेल कर सकता है। ठीक है, खरीद सकता है या बेच सकता है। और किसके साथ ये डील करेगा, सेंट्रल बैंक किसके साथ डील करेगा, कमर्शियल बैंक्स के साथ वो बाय सेल करेगा, या कमर्शियल बैंक के साथ या फिर पब्लिक के साथ। ठीक है, इनमें से किसी एक के साथ या दोनों के साथ वो बाय सेल कर सकता है। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्रेडिट क्रिएशन, ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो डिपेंड करती है कि कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल पैसा है कि नहीं। अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोन बांटेंगे पब्लिक को, और जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। और अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम है तो वो कम लोन बांट पाएंगे पब्लिक को और क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। तो सारा गेम ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा है या कम है। अब मान लो सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स को सेल करी। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने कोई सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी मतलब कुछ तुम समझ लो शेयर बेचे, वैसे तो शेयर नहीं है यहाँ पे, बट कोई भी सिक्योरिटी, कोई एसेट कुछ तो हमने सेल करा। ठीक है, तो अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ने कुछ सेल करा तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? कमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अगर इसको कुछ बेचा गया यानी कि इसने तो कुछ खरीदा है ना, तो इससे पैसा जाएगा। ठीक है, इससे पैसा जाएगा, इसके पास पैसे की अवेलेबिलिटी कम होगी, ये पैसा आउटफ्लो है, यहाँ से पैसा आउटफ्लो है और कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी। तो पैसे की कमी हो जाएगी, तो अगर कमी हो गई तो फिर क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका उल्टा होगा, अभी इसका उल्टा भी समझाता हूं। अब इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा ये होगा कि मान लेते हैं सेंट्रल बैंक कुछ खरीद रहा है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कुछ खरीद रहा है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है कमर्शियल बैंक से। अगर सेंट्रल बैंक कुछ खरीद रहा है तो सेंट्रल बैंक कुछ खरीदना चाहता है, अगर हम बाजार कुछ खरीदना चाहते हैं तो पैसे दुकानदार को देते हैं। तो सेंट्रल बैंक अगर कुछ खरीद रहा है कमर्शियल बैंक से तो सेंट्रल बैंक पैसा किसको देगा? कमर्शियल बैंक को देगा। यानी कि यहां पर अब पैसे का इनफ्लो हो जाएगा। तो अगर पैसे का इनफ्लो हो गया तो कमर्शियल बैंक बाहर लोन बांट पाएगा, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब तुम इसका डेफिनेशन देख लो, ये परचेज का यहाँ लिखा है जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, सेल का यहाँ पर लिखा है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया। इसको तुम अपने आप लिख लो, मनी सप्लाई वर्ड आंसर में जरूर ऐड करना कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा या मनी सप्लाई घट जाएगा। और ऊपर उसकी डेफिनेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कर रहा है बाय सेल, ठीक है, सच एज द रिजर्व बैंक, हमारे देश का आरबीआई है, किसके साथ कर रहा है वो चीज़ यहाँ नहीं लिखी है। वैसे कर किसके साथ रहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कमर्शियल बैंक से पब्लिक, ठीक है, उनके साथ ये डीलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ऊपर का बस डेफिनेशन याद करना और परचेज ऑफ सिक्योरिटी ये याद कर लेना, परचेज ऑफ सिक्योरिटी वर्ड और सेल ऑफ सिक्योरिटी वर्ड, ताकि तुम्हारे को ना याद रहे कि मुझे आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इजी चैप्टर है। थोड़ा सा भी जो अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ तुम अपने आप आंसर बना पाओगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मतलब मेरे भाई, इको में आंसर बना लियो, बस कुछ टेक्निकल टर्म्स तेरे आंसर में दिखनी चाहिए। ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे और पास तो बड़े आराम से हो जाएगा। अगला तुम्हारा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यार मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत आसान है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। मान लो तुम्हारे को लोन चाहिए, ठीक है, कोई ए बंदा है, इसको लोन चाहिए बैंक से, तो ये बैंक गया और बैंक को बोला भाई मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो। ठीक है, बैंक ने कहा लोन तो मिल जाएगा लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ प्लेज करो, प्लेज मतलब गिरवी रखो। तो अब अगर ए के पास कोई बाइक है, वो कह रहा है मैं ये बाइक जिस बाइक पे आऊँ ये गिरवी रख सकता हूँ। तो अब मार्जिन का मतलब ये होता है कि भाई अगर लोन 1 लाख का है तो बाइक क्या 1 लाख की मिनिमम होनी चाहिए? क्या ऐसा ज़रूरी है? या बाइक 1 लाख से ऊपर की ही होनी चाहिए? क्या ऐसा ज़रूरी है? ठीक है, मान लो लोन 1 लाख का लेना और बाइक कह रहा है, बैंक बोल रहा है भाई बाइक आपकी 1.5 लाख की होनी चाहिए। तो तुम खुद सोचो, कोई 1 लाख रुपए का लोन अगर वो लेना चाहता है
तो 1,50,000 की बाइक अगर गिरवी रखकर 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा तो कोई समझदारी की बात है? ये नहीं है समझदारी की बात। तो ऐसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अगर मार्जिन बढ़ने लग जाएगा, मार्जिन बहुत ज्यादा होगा लोन के अमाउंट के कंपैरिजन में, इसको मार्जिन बोल रहे हैं कि भाई 50,000 रुपए तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर मार्जिन बहुत ज्यादा होगा लोन के कंपैरिजन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो कोई क्यों लोन लेना चाहेगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होने लग जाएगी अपने आप से, ठीक है। तो मार्जिन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन जो हमारा 1 लाख था एंड मार्केट वैल्यू, अगर बाइक हमारी 1.5 लाख की है, ठीक है, तो ये मार्जिन यहाँ पर 50,000 का हो जाएगा, ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन, ठीक है, वो यही चीज करे, ये मार्जिन की तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी। बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट द सेंट्रल बैंक कैन ऑल्टर द अमाउंट ऑफ लोन्स मेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ाता जाएगा कि कमर्शियल बैंक को बोलेगा भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा कर दो, तो भाई लोन लेगा ही नहीं कोई, ठीक है, कोई ट्रेडर पब्लिक पागल थोड़ी है इतने महंगा, ठीक है, मार्जिन देके लोन लेगी। तो अ राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये तुम्हारी मेन लाइन स्टार्ट हो रही है, अ राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट यूज बाय द ट्रेडर्स, ठीक है, तो ट्रेडर फिर क्रेडिट लेगा ही नहीं, तो जो क्रेडिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी रिवर्स में लेके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अगला है तुम्हारे पास रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और ये भी सेम है यार कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, इसका मीनिंग समझ लो, दो पार्टीज हैं, सेंट्रल बैंक, ठीक है, दो पार्टीज हैं हमारे पास, सेंट्रल बैंक और दूसरी पार्टी है हमारी कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो अब मान लो कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ पैसा पड़ा और कमर्शियल बैंक को ब्याज खाना है, तो कमर्शियल बैंक ये पैसा कहाँ जमा करा सकता है, कहाँ डिपॉजिट करा सकता है, आरबीआई के पास, यानी कि कमर्शियल बैंक यानी कि हमारा पंजाब नेशनल स्टेट बैंक किसके पास पैसा जमा करा सकता है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास। तो अब आरबीआई के पास अगर पैसा जमा होगा तो ये कुछ इंटरेस्ट देंगे, ये क्या देंगे, कुछ ब्याज देंगे, ठीक है, हमारे कमर्शियल बैंक को। तो अगर ये बहुत अच्छे ब्याज का रेट बहुत लुक्रेटिव हुआ, बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक यहाँ पे पैसा जमा करेगा क्योंकि वो उनके लिए फायदेमंद है। अब तुम्हारे को मेन वही चीज समझनी है कि अगर कमर्शियल बैंक यहाँ पर पैसा जमा कराने लग जाएगा, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कमर्शियल बैंक यहाँ पर पैसा जमा कराने लगेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास लेंड करने के लिए, पब्लिक को लेंडिंग करने के लिए पैसा कम होगा, ठीक है, और अगर लेंडिंग ही ज्यादा नहीं हो पाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगी और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उल्टा, ठीक है, अगर ब्याज ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्यों डिपॉजिट कराएंगे, फिर पब्लिक में पैसा बांटेंगे, उनसे ब्याज खाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करा हुआ है। आरबीआई मेक्स यूज ऑफ दिस टूल व्हेन इट फील्स दैट देयर इज एक्सेस मनी सप्लाई इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर आरबीआई पैसा बोरो करेगा या पैसा डिपॉजिट करवाएगा तो कमर्शियल बैंक से पैसा यहाँ आ जाएगा तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। बैंक्स आर ऑलवेज हैप्पी टू लेंड मनी टू आरबीआई एज देयर मनी इज इन सेफ हैंड्स। भाई तुम्हें पता है आरबीआई से थोड़ी पैसा डूबेगा, कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई में पैसा जमा करेगा तो वहां थोड़ी पैसा डूबेगा, वहां तो पैसा सेफ रहेगा। पब्लिक के साथ फिर भी रिस्क होता है, डूब सकता है पैसा, आरबीआई के साथ नहीं डूबेगा। एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट इंड्यूसेस द बैंक्स टू ट्रांसफर मोर फंड्स, बैंक को और लालच आएगा कि भाई आरबीआई पे ही पैसा जमा करो क्योंकि ब्याज का रेट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगला है व्हाट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इस पे एक एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में तुम्हें याद रखना, एक होती है कैश रिजर्व रेशियो और एक होती है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसमें अंडरलाइन मैंने पहले कर दिया है, क्या तुम्हें मेन याद रखना है, एमसीक्यू कंफर्म चांस है आ सकता है इस पे। एक चीज याद रखना, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, मैंडेटरी है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना, ठीक है। तो ये होती है सीआरआर, और जो तुम्हारी एसएलआर होती है वो होती है कि जो भी तुम्हारे डिमांड डिपॉजिट है और टाइम लायबिलिटीज है, मतलब एफडी, ठीक है, कमर्शियल बैंक किसके पास रखें, अपने पास रखें, ठीक है, एक सर्टेन सम, एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखें, एसएलआर होगा। सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे तो कमर्शियल मतलब तो सीआरआर होगा, कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। तो भाई इतना कर लोगे तो कंफर्म यार बहुत अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। बट इसमें से मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितना याद हो रहा है मैक्सिमम याद कर लो, बाकी अपने आप बना लो। कॉन्सेप्ट्स में तुम्हारे को पूरे वीडियो में समझा रहा हूँ, तो सारी चीजें ना सुनते रहो, चीजें दिमाग में बैठ जाती है। हम इतने दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज होती है ना, इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स होती है वो जुबान पे चढ़ जाती है। तुम आंसर अपने आप बना लोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद करके जाना, कीवर्ड जो अंडरलाइन करते हो उनको याद करके जाना ताकि तुम लैंग्वेज बनाने लायक रहो। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी यार, पास तुम हो जाओगे।
ऐसी नोट्स की फॉर्म में मैं वीडियोस ला रहा हूँ। इन नोट्स के में से तुम याद कर सकते हो, ठीक है। ये नोट्स है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, इनको तुम याद करके अपने एग्जाम में आराम से कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। तो मिलेंगे बहुत जल्द हम एक और नए वीडियो में।